नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स स्टॉक में। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो हमारे एजुकेशन के बारे में है। तो सबसे पहली जो चीज़ हम देखेंगे, सबसे पहले हम एजुकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब हुआ संवैधानिक चीज़ों के बारे में अगर हम बात करते हैं, अपने संविधान में क्या क्या मेंशन है, कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो यहाँ पे मेंशन है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है बच्चा कि अपने संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया अपने संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया जो कि 42वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जाना जाता है। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 4+2 क्या हो जाएगा, 6। तो आखिरी में 6 आ जाएगा। याद करने का तरीका जो है 1976 में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से क्या किया गया, एजुकेशन को यानी शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। अब बात है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। तो एक ऐसा लिस्ट है जिसपे दोनों लोग कानून बना सकते हैं। दोनों लोग कानून बना सकते हैं मतलब सेंटर भी अगर चाहे तो उस पर कानून बना सकती है, राज्य भी चाहे तो उस पर कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों लोग एक ही मसौदे पे अगर कानून बनाते हैं तो लागू कौन सा होगा या माना कौन सा जाएगा, तो सेंटर का माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। तो एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो कितने लिस्ट है पहले ये जान लो। लिस्ट बच्चा अपने यहाँ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट है, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा कौन सा है बच्चा, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, ये 3 चीजें हैं अपने यहाँ। ये 3 चीजें हैं जिन यूनियन लिस्ट का मतलब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे सिर्फ संघ कानून बना सकता है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे राज्य अकेले कानून बना सकता है, और एक कॉन्करेंट है जिसपे दोनों लोग मिलके कानून बना सकते हैं। तो एजुकेशन को 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तो उसके माध्यम से एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। उसके बाद 86th अमेंडमेंट हुआ, मतलब 86वां संविधान संशोधन हुआ कब, 2002 में, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार मिला। किसको शिक्षा का अधिकार किसको मिला, तो यहाँ के जो बच्चे थे, यहाँ के जो नागरिक थे, उनको शिक्षा का अधिकार मिला। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 21A में इसको दिया गया इस बातों में। ठीक, अगर हम नियम कानून की बात करें तो कौन कौन से नियम है, कौन सा नियम है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया कब, 2009 में आया, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि जो 6 साल से लेकर 14 साल तक जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा का जो प्रबंध किया गया वो किसके माध्यम से, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के माध्यम से उसको किया गया। तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब अपने संविधान में एजुकेशन के बारे में जो जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, मेन चीज़ें, उनके बारे में यहाँ पे हमने देख लिया। अब हमको बात करनी है किसके बारे में, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल का क्या मतलब हुआ, नेशनल का मतलब हुआ राष्ट्रीय, एजुकेशन का मतलब हुआ शिक्षा, और पॉलिसी का मतलब हुआ नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले कब आया, तो सबसे पहले आया 1968 में आया। कब आया बच्चा, 1968 में आया। तब सरकार किसकी थी, तब सरकार थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया, तो भैया इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो 1986 में जब सरकार किसकी थी, इनके पुत्र की थी, क्या नाम था उनका, राजीव गांधी। इनके कार्यकाल में दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या आया, तीसरा एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका क्या नाम था, पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम था बच्चा, पीवी नरसिम्हा राव के केस में 1992 में उन्होंने इन दोनों का क्या किया, रिव्यू किया था। तो ये ऐड नहीं किया जाता, बस इन्हीं दोनों को क्या किया जाता है, माना जाता है। तो 1992 में किसकी सरकार थी, तो नरसिम्हा राव की। ठीक, नरसिम्हा राव। तो इनके कार्यकाल में इसका क्या किया गया, रिव्यू किया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चा 2017 की बात है, अपने इसरो के एक चेयरमैन हुआ करते थे जिनका क्या नाम था, के कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण हुआ, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हुआ, जो कमेटी यह बताएगी सरकार को
कि हमारी जो शिक्षा नीति है उनमें क्या बदलाव किया जाना चाहिए। जहाँ तक है 2022 से ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। तो इनमें मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ मतलब जो पहले एजुकेशन पॉलिसी चलती थी वो 10+2 पे बेस मतलब आधारित थी, ठीक है। तो इसका जो स्टार्ट हुआ करता था, स्टार्ट का मतलब जब बच्चा कितने साल से होगा तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लागू होंगी। तो बच्चा जब 6 साल का हुआ करता था तब से वो उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके ऊपर लागू हुआ करती थी, ठीक है। तो 6 साल में क्या होता था, वो पहला पास करता था, फिर मतलब क्लास फर्स्ट में जाता था, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ठीक है। तो पहले वो सीधा क्या करता था, 6 से 10 साल तक क्या होता था, हाई स्कूल कंप्लीट करता था। उसके बाद 10+2 क्या हो जाता था, 11th और 12th, आखिरी में वो 16 के बाद 18 साल हो जाता था, ठीक है। तो ये जो 10+2 था ये 12 साल के लिए, ये 6 साल से स्टार्ट हुआ करता था। लेकिन जो नई पॉलिसी आई है 2020 की, मतलब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से क्या बताया गया, इस 10+2 को तोड़ दिया गया। किसमें, 5+3+3+4। अच्छा, याद कैसे करेंगे 5+3+3+4? तो सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 5, सबसे बड़ी संख्या 5। उसके बाद इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। सबसे मतलब याद करने का तरीका है 5 के बाद 3 रख देंगे, फिर से 3 और उसके बाद फिर 4, ठीक है। तो 5, 4, 3 इसमें ये 3 चीज़ें तो इन्वॉल्व है, सबको पता है। तो 5 के बाद 3, उस 3 के बाद फिर से 3 और उसके बाद फिर से 4। तो इसके माध्यम से क्या बताया गया कि ये जो स्टार्ट होगा ये 6 साल से स्टार्ट हुआ करता था और ये कितने साल से स्टार्ट होगा, 3 साल से। मतलब अगर बच्चा जब 3 साल का रहेगा तब से ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि 3 साल का रहेगा तब से उसको स्कूल जाने की अनुमति मिल जाएगी कि 3 साल का हो गया बच्चा, चलो इसको स्कूल लेके चलो। तो स्कूल लेके चलो, स्कूल के नाम पे तो बच्चे ऐसे ही मतलब ऐसे ठिठू टाइप पे जाते हैं। मतलब उनको अगर कह दो भैया स्कूल चलना है तो स्कूल चलने के नाम पे समझ लो कि बुखार, खांसी, पेट दर्द, जो भी मतलब जितने भी बहाने हो सकते हैं ना, वो सारे बहाने इकट्ठा याद आ जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या हुआ करता था, मतलब स्कूल का एक भय बना हुआ करता था। स्कूल का एक भय बना हुआ क्यों? क्योंकि बचपन ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे बच्चे सिर्फ खेलना चाहते हैं, और खेलने के लिए अगर उन्हीं को अगर किसी स्कूल में भर्ती कर दिया जाए जहाँ पे रोज़ कुटाई और तोड़ाई चालू रहती है तो बच्चे डरेंगे तो है ही। तो इस वजह से उनको स्कूल जाने में क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो ये जो स्टार्ट की, ये 3 साल से स्टार्ट की। मतलब बच्चा 3 साल का हो गया, उसके बाद उसको 5 साल तक क्या करेंगे, 5 साल तक मेरे भाई उसको सिर्फ कक्षा 2 तक पढ़ाएंगे। कहाँ तक पढ़ाएंगे? 2 तक पढ़ाएंगे। तो ये 4 भागों में विभाजित है। ये कितने भागों में विभाजित है? ये पूरा ओवरऑल 4 भागों में विभाजित है। जो सबसे पहला वाला है वो क्या है, मतलब कि 5+3+3+4 जो है ये 4 भागों में विभाजित है। 5 वाला जो स्कीम है वो किसके लिए, किसको डिफाइन करता है, तो फाउंडेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब कोई भी बैच स्टार्ट होता है, फाउंडेशन का मतलब बेसिक लेवल। फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ, बेसिक लेवल। जैसे कोई कोचिंग वगैरह होती है तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट करती है, वैसे ही तो फाउंडेशन जो है 5 साल के लिए है। इसमें क्या बताया गया कि इसमें एग्जाम नहीं होगा। अब बच्चा तो खुश, भाई एग्जाम तो होगा नहीं, चलो आराम से चलो घूम के आते हैं। तो एग्जाम नहीं होगा मतलब क्या करेंगे, फिर बच्चा क्या करेगा, तो 3 साल का तो पहले से था, और उसके बाद फिर क्या करेगा, 3 साल तक वो खेलेगा जाके स्कूल में। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उसको ड्रेस पहनने की अनुमति नहीं है। वो जो मन कहे, जो मन में आए उसको वो पहन के वो स्कूल जा सकता है, और 3 साल के लिए वो जाके सिर्फ खेलेगा, ठीक है। आखिरी के जो 2 साल हैं, इस 5 में से 3 साल तो वो खेलेगा, उसके बाद आखिरी के जो 2 साल हैं उसमें भी उसको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और क्लास 1 और क्लास 2 बिना एग्जाम के वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 का मतलब समझ में आ गया। अब 3 का मतलब समझो। 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिपरेटरी को। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा। कैसे प्रिपेयर करेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम को स्टार्ट कर दिया गया, यहाँ पे एग्जाम को स्टार्ट कर दिया गया। अब भी बच्चा यहाँ पे 1 और 2 पास हो गया, क्लास 1 और क्लास 2 यहाँ से पास हो गया। अब बच्चा जाएगा किसमें, क्लास 3, और क्लास 3 में जाएगा तो 3 साल यहाँ पे जो जोड़ा जाएगा तो कहाँ तक पड़ेगा, 3, 4 और 5। तो क्लास 3 to 5 के लिए ये 3 वाला सिस्टम है, ठीक, मतलब प्रिपरेटरी सिस्टम। इसमें क्या सिखाया जाएगा, इसमें ये सिखाया जाएगा कि उसको एक्टिविटी करना, एक्टिविटी उसको क्या एक्टिविटीज़ करनी है, वो सारी बातें मतलब उसको सिखाई जाएंगी। साथ ही साथ उसको पढ़ने के लिए मतलब जो भी चीज़ें अच्छी लगे सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा उसको। और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, जो भाषा इस्तेमाल की जाएगी, या तो वो मदर लैंग्वेज होगी, कौन सी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, ठीक, मदर लैंग्वेज होगी,
यानी मातृभाषा होगी। मातृभाषा का मतलब अगर गुजरात में है तो गुजराती, महाराष्ट्र में है तो मराठी, और यूपी में है तो अवधी, मतलब जो भी जहाँ की राष्ट्रीय मतलब मातृभाषा है वो उस भाषा में उसको शिक्षा मिलेगी। या फिर जो राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा का मतलब जो अपने संविधान में जो दी गई भाषाएं हैं, जिनमें से कितनी भाषाएं हैं, तो अपने संविधान में उल्लेखित 22 भाषाएं हैं, उनमें या तो उसको शिक्षा मिलेगी। ये गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात हो रही है। मतलब अगर जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं वो चाहे तो इंग्लिश में अपनी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं कर सकते। तो इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी प्रिपरेटरी सिस्टम में, वो क्या होगी, वो मदर लैंग्वेज होगी। क्योंकि बच्चे को मतलब जो भाषा वो अभी तक सुनते हुए आ रहा है, जो चीज़ें उसने आज तक सुनी है, उन सभी चीज़ों को अगर वो उन्हीं भाषा में अगर उसको पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा घुसेगा, कि उसको अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा घुसेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें लाई गई। अब हम आगे वाले 3 की बात करते हैं। तीसरे स्टेज को क्या कहा गया, मिडिल स्टेज, जो कि कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए। इसमें जो शिक्षा मिलेगी वो कौन सा लैंग्वेज में मिलेगी, वो इंडियन लैंग्वेज में मिलेगी, मतलब अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। ये चीज़ें देखते चलना। यहाँ इस 3 साल में क्या करेगा, क्लास 5 तक तो अभी तक वो बच्चा पास हो चुका है। अब किसमें 3 साल, ये 3 साल में क्या पास करेगा, वो क्लास 6, 7 और 8 में ये क्या होगा, पास होगा। साथ ही साथ इसको क्या सिखाया जाएगा, इसको कंप्यूटर कोडिंग के बारे में इसको सिखाया जाएगा। सिखाया मतलब कंप्यूटर कोडिंग का मतलब ये नहीं कि अब बच्चा तुरंत सॉफ्टवेयर बनाने लगेगा या गेमिंग बनाने लगेगा या जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको बनाने लगेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा जो होगा उसको बात मतलब उसको सिखाया जाएगा कि हाँ कोडिंग होती क्या है, कोडिंग के बारे में समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो कंप्यूटर कोडिंग के बारे में उसको बताया जाएगा। वोकेशनल या टेक्नोलॉजी में अगर उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो उन सभी चीज़ों को वो सीख सकता है स्कूल में ही। मतलब स्कूल ना खोल करके वो क्या खोल, मतलब ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसके माध्यम से ये ऐसा कुछ प्रतीत होता है ना कि ये जैसे शिक्षा ना हो करके क्या हो रहा है कि इंसान का जो मर्जी है, मतलब जो स्टूडेंट है उसको जो मन में आए वो कर सकता है। मतलब अगर उसको सिलाई में इंटरेस्ट है तो सिलाई कर सकता है, मालीगिरी में इंटरेस्ट है तो मालीगिरी कर सकता है, बढ़ई बनना चाहता है तो बढ़ई बन सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्कूल टाइम पे, ताकि वो क्या हो, उसके अंदर की जो स्किल है वो सामने आए। वो स्किल सामने आएगी तो वो क्या करेगा, वो आगे चल के उस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अभी तक क्या सीन हुआ करता था, मैथ्स अगर उसको पढ़ना है तो मैथ्स पढ़े, साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़े। जरूरी नहीं है कि हाँ भैया तुमको मैथ्स ही पढ़ना है, तुमको साइंस ही पढ़ना है, तुमको आर्ट ही पढ़ना है। तो ये सारे चक्कर क्या हो गए, खत्म हो गए क्लास 6 से 8 तक। उसके बाद जो आखिरी का जो स्टेज है, आखिरी का स्टेज क्या है, 4 ईयर का स्टेज, जिसको हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। इसमें लड़का या जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में अगर चाहे शिक्षा लेने की तो फॉरेन लैंग्वेज में शिक्षा ले सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी तक जो स्ट्रीम की व्यवस्था थी, स्ट्रीम का मतलब बायो स्ट्रीम, मैथ स्ट्रीम, ठीक है, कॉमर्स, कक्षा 9 पास हुआ, चलो भैया मैथ्स लेना है, ठीक है। मतलब हाई स्कूल पास होने के बाद क्या हुआ, मैथ्स लेना है, यानी मैथ्स स्ट्रीम से पढ़ना है। अगर मैथ नहीं आती तो बायो स्ट्रीम ले लो, बायो भी नहीं आती तो क्या करना है, कॉमर्स ले लेते हैं, ठीक। तो अभी ये स्ट्रीम वाली सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी। मान लो किसी बच्चे का मन हो, मान लो किसी स्टूडेंट का मन हो कि हाँ हमको बायो भी पढ़ना है, हमको मैथ भी पढ़ना है, हमको बीकॉम के जितने सब्जेक्ट हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमको एक साथ पढ़ना है। तो अब ये सिस्टम आ गया कि हाँ स्ट्रीम वाला सिस्टम क्या हो गया, पूरी तरह से एवॉलिश हो गया, खत्म हो गया। अब वो मल्टीपल सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है, मतलब भी अगर उसका मन होगा, मतलब पूरी तरह से बफर सिस्टम वाला सीन हो गया है कि जो मन में आए, मैथ्स पढ़ना है मैथ ले लो, ज्योग्राफी पढ़ना है ज्योग्राफी ले लो, ठीक है। मतलब जो सब्जेक्ट उसको मन में आए वो सारे सब्जेक्ट्स वो क्या कर सकता है, अभी पढ़ सकता है। और यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। सेमेस्टर का मतलब पहले क्या होता है ना कि ये इंडिया है, इंडिया में क्या होता है कि जब, या सबकी ज़िंदगी में ऐसा है कि जब एग्ज़ाम सामने आ जाता है, एग्ज़ाम एकदम खूब सर पे एकदम, मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ अगले महीने एग्ज़ाम है, टाइम टेबल आ चुका है एग्ज़ाम, मतलब ये जो बोर्डिंग वाले हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो अगले महीने से जब एग्ज़ाम है तो उसके लिए प्रिपरेशन उनकी जो होती थी वो क्या होती थी, वो प्रिपरेशन उनकी स्टार्ट होती थी जब टाइम टेबल निकलता था कि हाँ यार अभी तो टाइम टेबल आ गया, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो वाला होता था, ठीक है। और जो मेन स्टडी होती थी वो क्या होती थी, वो परीक्षा की रात में होती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर एग्जाम को यहाँ पे लागू कर दिया गया कि अब उसको 4 साल में कितने एग्जाम देने पड़ेंगे, 8 एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो बुद्धिमत्ता है उसमें थोड़ा सा क्या होगा, निखार आएगा।
ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, वो बच्चा वैसे ही फिर मतलब साल में अगर एक बार एग्ज़ाम होगा, कोई भी हो, अगर साल में एक बार एग्ज़ाम होगा तो वो क्या करेगा, सीधी सी बात है भैया, जिस दिन टाइम टेबल आए उस दिन वो पढ़ेगा, जिस दिन उसके मतलब 11 महीने क्या करेगा, आराम से घूमेगा। और घूमेगा का मतलब ये है कि अगर वो स्कूलिंग लाइफ में है तो घूमेगा तो बिल्कुल ही नहीं, क्या है कि जो स्कूल होता है उसमें इंटर तक तो जो कुटाई होती है, तो सिर्फ बच्चा उस टाइम पे सिर्फ बचने के तरीके ढूंढता है, ठीक है। तो बच्चा जो बचने के तरीके न ढूंढ करके पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे, इस वजह से सेमेस्टर एग्जाम ले आ दिया गया है। कौन से स्टेज पे, सेकेंडरी स्टेज पे, जो 4 साल आखिरी का जो 4 साल है, ये कहाँ से कहाँ तक है, क्लास 9 to 12 इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्लास 9 में पहुंचोगे तभी से क्या हो जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, कहाँ ग्रेजुएशन किसको कहते हैं, BA BSc BCom, मतलब बच्चा पढ़ा, हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके बाद क्या किया, या तो BA किया, BA में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, जो आर्ट के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, जो पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट है वो किस में आएगा, वो आ जाएंगे BA में। BSc मतलब मैथ्स ले लिया, बायो ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, ये सारे सब्जेक्ट्स किस में आ जाएंगे, BSc में आ जाएंगे। BCom का मतलब अकाउंटिंग वगैरह आ गया, ऑडिटिंग वगैरह आ गया, ये BCom में आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आ गए ग्रेजुएशन में। तो अभी क्या हुआ, अभी सीन ये होगा कि ग्रेजुएशन पहले क्या होता था कि अगर आप ज्योग्राफी ले रहे हो, पॉलिटी ले रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, तब जो भी अगर BA वाले सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको किस में, मतलब इस गिनती किस में होती थी कि भैया हाँ BA कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप बायो ले रहे हैं या मैथ्स ले रहे हो ग्रेजुएशन में, तो आपको क्या कहा जाता था कि भैया ये BSc कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको BCom का दर्जा दिया जाता था कि भैया आप क्या कर रहे हो, BCom कर रहे हो। अभी ये सारे सब्जेक्ट्स क्या कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। खत्म का मतलब ये हो गया ना भैया कि अब बच्चा चाहे तो एक साथ जो भी सब्जेक्ट्स जिसमें उसकी रुचि है वो सारे सब्जेक्ट्स को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। मतलब कि ये हुआ कि अगर उसकी रुचि ज्योग्राफी पढ़ने में है, उसकी रुचि मैथ्स पढ़ने में, उसकी रुचि अकाउंटिंग पढ़ने में, तो ये तीनों सब्जेक्ट से वो क्या कर सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है। बात समझ में आ, मतलब BA का अगर वो ज्योग्राफी ले लेता है, BSc का मैथ्स लेता है, BCom का अगर वो अकाउंटिंग ले लेता है, तो तीनों सब्जेक्ट से वो क्या कर सकता है, अपना ग्रेजुएशन कर सकता है। और ग्रेजुएशन कितने साल के लिए कर दिया गया, तो 4 साल के लिए ग्रेजुएशन को कर दिया गया। तो इसमें एक फायदा ये हुआ कि अगर 1 साल उसने कंप्लीट किया, 1 साल अगर उसने ग्रेजुएशन का 1 साल उसने कंप्लीट किया, तो उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन उसको, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन उसको मिल जाएगा अगर उसने 1 साल पढ़ाई की, किसमें, ग्रेजुएशन में। अगर उसने 2 साल पढ़ाई की तो उसको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। मतलब हर एक स्टेप का अलग अलग वो है, हर एक स्टेप पे मतलब 1 साल कर दिया तो सर्टिफिकेट मिल गया, 2 साल कर दिया तो डिप्लोमा मिल गया, 3 साल कर लिया तो उसको डिग्री मिल जाएगी, किसकी, ग्रेजुएशन की। अगर पूरा का पूरा 4 साल कर लिया तो रिसर्च का मिल जाएगा, मतलब रिसर्च इन ग्रेजुएशन हो जाएगा उसका, ठीक है। ये 4 साल के फंडे हो गए कि पहले में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, फिर डिग्री, उसके बाद रिसर्च। अच्छा, तो इसमें मेन मुद्दा ये आएगा, मेन जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि भैया सब कुछ तो ठीक है, ये बताओ कि अगर मान लो कोई ग्रेजुएशन वाला फॉर्म होगा, जैसे मान लो UP PCS हो गया या मतलब कहीं का भी PCS हो गया या UPSC का एग्जाम हो गया, तो अगर उसमें ग्रेजुएशन मांगा है तो हम क्या समझेंगे कि 1 साल अगर कोई किया है तो वो फॉर्म डाल सकता है? जी नहीं भैया, अगर किसी में ग्रेजुएशन मांगा जाएगा तो ये वाला मान्य होगा 3 साल वाला। अगर उसने डिग्री हासिल की है, किसमें, ग्रेजुएशन में उसने डिग्री हासिल की है, तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी जो चीज़ सामने निकल के आई वो ये थी कि इसमें री एंट्री हो सकती है। मतलब अगर तुमने 1 साल के लिए सर्टिफिकेट, मतलब 1 साल के लिए पढ़ा और 1 साल के बाद कुछ इश्यूज हो गए जिसकी वजह से तुमने छोड़ दिया, 1 साल बाद क्या हुआ, कुछ इशू सामने आ गया, या तो मनी क्राइसिस या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जिनके पास नहीं हो पाता तो वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोबारा अगर उनको करने का मन होता है तो वो फिर से क्या होता है, फर्स्ट ईयर करेंगे, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। यहाँ पे अगर उन्होंने 1 साल किया है, सर्टिफिकेट अगर उनको मिल गया है, तो वो दूसरे साल में, चाहे वो 10 साल बाद आए, वो वहाँ पे एनरोल हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? तो ये जो री एंट्री वाला सिस्टम है, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम लाया गया किसमें, ग्रेजुएशन में। तो ये जो ग्रेजुएशन 4 साल का किया गया, ग्रेजुएशन जो 4 साल का किया गया, अगर वो बंदा वहीं से चाहे कि हमको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, क्या करना है बच्चा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो अगर उसने ये 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। लेकिन अगर वो 3 साल करके बंदा अगर क्या किया,
3 साल करके ग्रेजुएशन छोड़ दिया है, उसके बाद अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में इनरोल होना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन उसको कितने साल में लगेंगे, तो 2 साल में कंप्लीट होगा। ये बात समझ में आई। तो जो लोग होंगे, जो पढ़ने वाले लोग होंगे, वो ज़्यादातर क्या करेंगे, ज़्यादातर यही 3 साल वाला करेंगे। मतलब जिसको कंपटीशन में आना है, जिनको जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो क्या करेंगे, वो 3 साल वाला डिग्री ले लेंगे। 3 साल की डिग्री लेने के बाद क्या कर देंगे, अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद कंपटीशन में बैठेंगे। लेकिन जिनको अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है, वो 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद 1 साल और पढ़ के वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई। साथ ही साथ एमफिल नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। एमफिल सब्जेक्ट का मतलब एमफिल नाम का एक कोर्स हुआ करता था, इसको खत्म कर दिया गया। पीएचडी जो हुआ करता था, इसको 5 से घटा करके कितना कर दिया गया, 4 साल कर दिया गया। ये बात समझ में आया। तो ये थी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में साइन की गई है, उसके माध्यम से ये पता चला। और हाँ, जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये सामने आई कि जो ये सारी चीज़ें जो हमको पता चल रही हैं कि हाँ कोडिंग सिखाई जाएंगी, मतलब टीचर तो यही रहेंगे ना, जो आज हैं, जो डंडा लेके सामने से आते हैं, टीचर तो यही रहेंगे। तो क्या ये पढ़ा सकते हैं? जी नहीं भैया, सीधा सीधा लिखा गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में कि 2030 तक जो भी टीचर रहेंगे वो 4 साल वाला बीएड करके आएंगे, तभी वो पढ़ाने के योग्य होंगे। 2030 तक क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा कि जो भी टीचर होंगे वो क्या होंगे, बीएड धारक होंगे। ठीक है, बीएड धारक होंगे तभी वो पढ़ा सकते हैं, अन्यथा वो पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब सामने बदल के आई तो लोग समझ रहे हो ना, सत्ता के कोई लोग पक्ष में आएंगे, कुछ लोग विपक्ष में आएंगे। तो इस नीति के कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। तो वो पक्ष विपक्ष वाला मुद्दा हम नहीं समझेंगे, लेकिन हाँ, अगर हम इनमें से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अगर देखें कि हाँ पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या हैं या निगेटिव चीज़ें क्या क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम देखते हैं। सरकार पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं तो जो अब भारत सरकार अपनी कुल जीडीपी का कितना % खर्च करेगी शिक्षा पे, तो 6% शिक्षा पे वो क्या करेगी, खर्च करेगी। ये बात आई समझ में, कितने % बच्चा, 6% खर्च करेगी। ये बात समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक कितना कर रही थी, अभी तक लगभग 2 समथिंग, मतलब 3 हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या था, 3% वो अभी कुल जीडीपी का किसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर खर्च कर रही थी। लेकिन ये नई एजुकेशन पॉलिसी जब से आएगी उसके बाद से कितना जीडीपी का, 6% वो खर्चा करेगी। ठीक है, स्कूल की फीस की बात करें भाई, स्कूल की फीस की अगर बात करें ना, तो ये जो छोटे छोटे मतलब नर्सरी में जो जिनका एडमिशन होता है, जिन बच्चों का नर्सरी में एडमिशन होता है, अगर उनका प्राइवेट में एडमिशन करवाने जाइए तो मतलब कोई अच्छा स्कूल है तो लगभग 50,000 60,000 एडमिशन फीस से लेके, मतलब एक इंसान, नॉर्मल इंसान तो ऐसा लगता है ना कि अभी पढ़ा ही नहीं सकता। काहे कि ये होता है ना कि केजी में इतने फीस ले रहे हैं। ठीक, केजी में अगर इतनी फीस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्लास 1 में पहुंचते पहुंचते ये बंदा कलेक्टर बन जाएगा। तो स्कूल फीस के मामले में ये जो प्राइवेट स्कूल थे, इनकी जो मनमानी चल रही थी, इस मनमानी को ख़त्म करने के लिए क्या कर, मतलब कि ये नई शिक्षा पॉलिसी लाई गई है, जिसके माध्यम से ये कहा जाएगा कि स्कूलों को एक डिवीज़न में बांटा जाएगा। स्कूलों को मतलब बहुत ही अलग अलग निम्न मतलब क्लासेस में बांटा जाएगा कि हाँ ये ग्रुप ए है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए की फीस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ग्रुप ए वाले मतलब जिसकी जैसी व्यवस्था होगी। जैसे क्या होता है ना, कुछ स्कूल उनकी व्यवस्था मतलब आर्थिक स्थिति तो नहीं ठीक है, लेकिन वो फीस के मामले में बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो उन मतलब फैसिलिटी नहीं देंगे, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे क्या होगा, पैसे सारे ले लेंगे। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हटाया गया है। वहाँ पे ग्रुप क्लासीफाई कर दिया जाएगा कि हाँ बेटा तुम इस मतलब तुम्हारे पास इतनी व्यवस्था है, तुम इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। ठीक, तो स्कूल फीस के ऊपर क्या होगा, लगाम लगाया जाएगा। जो प्राइवेट स्कूल अपने आप मतलब प्राइवेट स्कूल फीस में सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी कर रहे हैं। रिजल्ट की बात करें, जो बच्चों का रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, वो फ्रेंडली होगा। फ्रेंडली का मतलब उसका खुद का बिहेवियर कैसा है, उसका उसके दोस्तों के साथ बिहेवियर कैसा है, उसका उसके टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, वो निर्धारित करेगा उसके मार्क्स को, उसके रिजल्ट के मार्क्स को। ठीक है, और इसके एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगी। मतलब भैया पूरी दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी है, उनको भारत आने की अनुमति दे दी गई।
चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, ठीक, कैम्ब्रिज हो, जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी टॉप यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, वो टॉप 100 यूनिवर्सिटी भारत में बिना किसी सिक्योरिटी जमा किए हुए वो यहाँ पे आ सकती हैं, अपने ब्रांचेस खोल सकती हैं। निगेटिव पॉइंट की बात करें तो निगेटिव पॉइंट में जो सबसे बड़ी चीज़ सामने निकल के आई वो इंग्लिश थी। इंग्लिश का मतलब ये है कि इंग्लिश जो है ना, मतलब आज के टाइम पे इंग्लिश इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि इंसान अगर कहीं भी उसको, अगर मान लो उसको फॉरेन में नौकरी करनी है, फॉरेन में अगर उसको नौकरी करनी है, जैसे अमेरिका है, मतलब कहीं भी यूरोप में अगर उसको नौकरी करनी है तो क्या आनी चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश को क्या कर दिया, मतलब क्या किया गया है, थोड़ा सा डिमिनिश किया गया है, थोड़ा सा उसको क्या किया गया है, डिमिनिश किया गया है। क्यों? क्योंकि 5 साल तक, मतलब क्लास 5 तक तो वो अपने मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद वो इंडियन लैंग्वेज में शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद वो क्या कर सकता है, किसी फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे निगेटिव पॉइंट एक बनता है। साथ ही साथ दूसरा निगेटिव पॉइंट ये बनता है ना कि चूंकि इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, किसको, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे केंद्र और राज्य अपना अलग अलग कानून बना सकते हैं। तो लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा मुद्दा किसके, मतलब यहाँ पे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये पूरा किसके द्वारा बनाई गई है? ये सेंट्रल के द्वारा बनाई गई। इसमें राज्य का कोई भी अहम योगदान सामने नहीं आया है, ये बात ध्यान रखना। ये पूरा किसके द्वारा चला गया है? ये सेंट्रल के द्वारा आ गया है। इससे क्या होगा? इससे जो 3 मतलब बड़ी चीजें अगर आप सुने होंगे, UGC, AICTE, ठीक, इन सभी चीजों को क्या CTE हो, NCTE हो, मतलब चाहे UGC हो, चाहे AICTE हो, चाहे NCTE हो, इन तीनों को रद्द करके एक अपना खुद का नियामक स्थापित करेगी, एक अपना खुद की रेगुलेटिंग बॉडी स्थापित करेगी जो अपर एजुकेशन लेवल को बढ़ावा देगी, ठीक है। मतलब जो UGC होती थी, AICTE होती है, NCTE होती थी, इन सभी को खत्म करके सिर्फ एक रेगुलेटिंग बॉडी को बनाने का यहाँ पे आदेश दिया गया है। कौन से? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको समझ में आ गई कि राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी क्या थी। अच्छा, ये जिस दिन पारित हुआ, जिस दिन इसके बारे में बताया गया, उस दिन क्या था? पहले अपने यहाँ हुआ करती थी HRD मिनिस्ट्री, ठीक, HRD मिनिस्ट्री हुआ करती थी। इसका क्या किया गया? इसका नेम चेंज कर दिया गया। HRD मिनिस्ट्री मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो हुआ करती थी, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि अभी तत्काल में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक है। रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक। ये क्या है आपने? ये अपने नए एजुकेशन मिनिस्टर है। मतलब अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको पता चल गए होंगे कि कैसे इसको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कब आया था, उसके बाद दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, किसके शासनकाल में आया, मतलब उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, दूसरा जब आया उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तीसरा जब आया उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, 2020 में आया तब तो कौन है, वो तो तुमको पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो मोदी जी हैं उस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे 2020 में जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। इसके माध्यम से क्या हुआ, ये बताने की कोशिश की गई कि मतलब एजुकेशन को सरल रूप से बच्चों के ऊपर बोझ न डाल करके उनके लिए एक अच्छी शिक्षा का विस्तार किया जाए। इस वजह से इस नई पॉलिसी को लाया गया। चूँकि हमारी जो पॉलिसी थी पुरानी हो चुकी थी, तो इस वजह से इसको नए तरीके से हमको नई शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता थी। तो हमारी सरकार ने इस नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। लागू करने का मतलब है इसको संसद भवन से पास कर दिया है। जहाँ तक है 2022 से ये लागू हो जाएगी, और जिस दिन से लागू हो जाएगी उस दिन से भारत की जो शिक्षा है उसका आकार बदल जाएगा, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हमने फैक्ट्स के माध्यम से, हर एक चीज़ के माध्यम से एकदम अच्छे से समझ लिया है। इन केस अगर कभी भी फ्यूचर में अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है, ठीक, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो UGC नेट का हो या फिर कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो SSC का हो
या फिर कहीं भी जहाँ पे स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाता है, अगर वहाँ पे यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं होगा जो यहाँ पे छोड़ा गया होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक